एवरीवन, दिस इज़ मोनिका सचदेवा और आप देख रहे हैं टारगेट जुडिशरी। आई होप आपकी बिहार जुडिशरी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अभी तो डेट नहीं आई है तो आपके पास बहुत सारा टाइम है प्रिपेयर करने के लिए। तो हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहिए क्योंकि हम बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहे हैं जिसमें एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया जा रहा है। और ये एक स्पेशल वीडियो है जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। 2018 का जो क्वेश्चन पेपर था बिहार जुडिशरी का पीसीएसजे का, उसके क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनको करने से आपको पता चलेगा कि क्या पैटर्न रहा है, अब क्या ट्रेंड चल रहा है बिहार जुडिशरी का। तो बहुत अच्छा आइडिया आपको मिलेगा उससे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक क्योंकि एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ हम प्रेजेंट करेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो फर्स्ट रीड द क्वेश्चन एंड देन ट्राई टू आंसर इट। The first question asks, the bailment of goods as security for payment of debt or performance of a promise is called। आपको बताना है कि अगर एक पर्सन अपने गुड्स को एज अ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट, यानी कि अगर उसने किसी से लोन वगैरह लिया है, कोई डेट लिया है, उसकी सिक्योरिटी के लिए जमा करता है दूसरे पर्सन के पास, या फिर किसी प्रॉमिस के परफॉर्मेंस की सिक्योरिटी के लिए, तो उस ऐसे बेलमेंट को क्या कहते हैं? मॉर्टगेज, प्लेज, गारंटी या इंडेमनिटी? तो आंसर, इसका राइट आंसर है प्लेज, क्योंकि प्लेज भी एक तरह का बेलमेंट ही होता है। प्लेज कौन से सेक्शन में दिया गया है? प्लेज आपका सेक्शन नंबर 172 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है। और जैसे कि बेलमेंट में बेलमेंट पे जो बेल करता है उसको बेलर कहते हैं। इसमें प्लेजर कहते हैं प्लेज के केस में, सॉरी पॉनर कहते हैं, प्लेजर भी बोलते हैं और पॉनर भी बोलते हैं। और बेलमेंट में जिसको सिक्योरिटी दी जा रही होती है, मतलब जो प्रॉपर्टी दी जा रही होती है, वो बेली होता है, पर प्लेज के केस में वो पॉनी कहलाता है। तो आपको प्लेज क्या होता है ये डेफिनेशन आपको क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाएगी। अच्छा, बेलमेंट और प्लेज में डिफरेंस क्या है? बेलमेंट में इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम एज अ सिक्योरिटी देते हैं, पर प्लेज में एक गुड्स की दी जाती है सिक्योरिटी। गुड्स मूवेबल चीज़ है। गुड्स डिफाइंड आपके अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में डिफाइंड भी है। ठीक है, तो ये आपका प्लेज इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इंडेमनिटी, गारंटी, ये सब पहले भी मैं वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको दूसरे एमसीक्यूज के वीडियो में इनका अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। नाउ लेट्स कम ऑन क्वेश्चन नंबर 2। इट सेज, हु मे एम्प्लॉय एन एजेंट? एनी मेजर पर्सन, एनी मेजर एंड पर्सन ऑफ साउंड माइंड, एनी मेजर एंड पर्सन ऑफ एनी माइनर आएगा यहाँ, ये टाइपिंग एरर है, एनी माइनर एंड पर्सन ऑफ साउंड माइंड, और डी है अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर बनता है कि एनी मेजर पर्सन एंड अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड सेक्शन 183 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन। उसमें क्लियरली बताया गया है कि एक मेजर पर्सन और वो साउंड माइंड का होना चाहिए, वो ही एक एजेंट को एम्प्लॉय कर सकता है। सॉरी। नेक्स्ट इज, in which of the following condition can an agent sub delegate his authority to another person? यानी कि किन कंडीशंस में एक एजेंट अपनी अथॉरिटी को सब डेलीगेट कर सकता है, अपनी पावर दूसरे पर्सन को दे सकता है? ए ऑप्शन सेज व्हेन इट बेनिफिट्स द प्रिंसिपल, बी व्हेन इट सूट्स द एजेंट, सी इज व्हेन द एजेंट बिकम इल, डी है व्हेन कॉमर्शियल प्रैक्टिस इन्वॉल्व सच डेलीगेशन। तो इसका राइट आंसर है आपका कि व्हेन कॉमर्शियल प्रैक्टिस इन्वॉल्व सच डेलीगेशन। ये चीज़ हमें क्लियर होगी जब हम सेक्शन 190 को पढ़ेंगे। 190 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कहता है कि एन एजेंट कांट लॉफुली एम्प्लॉय अनदर टू परफॉर्म एक्ट्स विच ही हैज़ एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली अंडरटेकन टू परफॉर्म personally unless by the ordinary customs of trade a sub agent may, or from the nature of the agency a sub agent must be employed। तो यानी कि वैसे जनरल रूल तो ये है कि एजेंट अपनी मतलब लॉफुली जो है किसी दूसरे पर्सन को एम्प्लॉय नहीं कर सकता उसके एक्ट परफॉर्म करने के लिए, पर
इसमें एक प्रोवाइजो टाइप जुड़ा हुआ है, मतलब जिसमें एक्सेप्शन है, जिसमें अनलेस से स्टार्ट होता है वो, कि अगर ऑर्डिनरी कस्टम अलाउ करता है कि वो सब एजेंट को रख सके तो फिर वो रख सकता है। तो यहाँ पर इस उसके अकॉर्डिंग सेक्शन 190 के इस क्लॉज के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि इसका राइट ऑप्शन डी है, कि कमर्शियल प्रैक्टिस या फिर कस्टम ऑफ द ट्रेड एक ही बात है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो है एजेंट वो सब डेलीगेट कर सकता है। तो आई होप यू आर क्लियर विद दिस एक्सप्लेनेशन। सेक्शन 190 इज द रेलिवेंट सेक्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो आगे के क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये सारे बिहार के ही क्वेश्चन हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी और बहुत सारी वीडियोस हम आपके लिए लाएंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडेमनिटी होल्डर एक्टिंग विदिन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द प्रोमिसर A. All damages which he may be compelled to pay in any suit. B. All costs which he may be compelled to pay in any suit. C. Is all the sum which he may have paid under the terms of any compromise of any suit. And D is all of the above. तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो इंडेमनिटी होल्डर है, इंडेमनिटी होल्डर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में, आप मुझे इसकी डेफिनेशन कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। इंडेमनिटी होल्डर जो है, अगर वो अपनी अथॉरिटी के स्कोप में एक्ट कर रहा है तो वो प्रोमिसर से क्या क्या चीज़ें रिकवर कर सकता है। देखिए, प्रोमिसर वो है जिसने प्रॉमिस किया है कि वो सब कुछ, मतलब अगर कुछ लॉस हो जाता है तो वो सारा रीपे करेगा। किसको? इंडेमनिटी होल्डर को। तो वो इंडेमनिटी होल्डर क्या क्या चीज़ें उससे रिकवर कर सकता है, तो इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं और लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो 30 ऑप्शंस मैंने आपको पढ़ दिए हैं कि सारे डैमेजेस जितने भी सूट में उसको देने पड़ रहे हैं या जितने भी कॉस्ट उसको देने पड़ रहे हैं, और वो सम जो उसने कॉम्प्रोमाइज़ में दिया है, ये सारे के सारे ही वो रिकवर कर सकता है। अंडर विच सेक्शन इट इज़ गिवन? सो इट इज़ गिवन अंडर सेक्शन 125 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट। तो इसका रेलिवेंट सेक्शन 125 है। ये एक तरह से पूरा 125 ही लिखा हुआ है, बस आपसे सेक्शन का नंबर पूछा गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन सेक्शन का नंबर पूछ लिया जाता है। तो यू मस्ट रिमेंबर द नंबर ऑफ द सेक्शन, उसके लिए आपको थोरोली स्टडी करना पड़ेगा, तो सेक्शन नंबर आपको इजीली याद हो जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। The case of Moses versus McFarlane deals with which of the following? A. Quasi-contract. B. Contingent contract. C. Doctrine of frustration. D. Contract of indemnity. यहाँ पर आपको ये बताना है कि ये केस किससे पर्टिकुलरली डील करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इस केस में क्या हुआ था मैं आपको बता देती हूँ कि बेसिकली ये फाउंडेशनल केस है इन द लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन, holding that in certain circumstances such as when money is paid by mistake or for failed consideration or under operation, the law will allow the money to be recovered. तो ये इस केस में बेसिकली ये हेल्ड हुआ था कि अगर मनी बाय मिस्टेक दे दी जाती है या फिर बाय मिस्टेक दे दी जा रही है, किस चीज़ के लिए? कि जब कंसिडरेशन दूसरी साइड से फेल हो गई है ना, या फिर अंडर ऑपरेशन यानी कि फोर्सफुली दी गई है, तो ऐसे केस में आप अपनी मनी को रिकवर कर सकते हो। ये हेल्ड हुआ था इस पर्टिकुलर केस में, राइट। तो मोसेस वर्सेस मैकफेरियन ये इंपॉर्टेंट केस है और ये आया हुआ है, तो आपको ये केस अच्छे से याद रखना है, और इस तरह के और भी लैंडमार्क केसेस को आपको याद रखना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, कि व्हेन द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट अग्री टू सब्स्टिट्यूट द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट विद अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ नोन एज सब्स्टिट्यूशन, नोवेशन, फ्रस्ट्रेशन या ब्रीच। तो यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टीज़ हैं वो आपस में इस बात पे सहमत होती हैं कि हम जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है जो उनका ऑलरेडी जिसमें वो पार्टीज़ हैं उसको चेंज करके उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगी एक नए कॉन्ट्रैक्ट से। चेंज करना और सब्स्टिट्यूट करने में डिफरेंस है, यहाँ ऑल्टरेशन नहीं लिखा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लिखा है, यानी कि उसको पूरा उसको बदल देना, ठीक है, नए कॉन्ट्रैक्ट से। तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट वर्ड लिखा है तो उसे सब्स्टिट्यूशन कहेंगे, पर ऐसा नहीं है, यही ट्रिक है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, जिसे नोवेशन कहते हैं। नोवेशन का मतलब होता है कि कोई नई चीज़ को
डाल देना, ठीक है। तो नई चीज़, आपकी नई चीज़ का जुड़ना मतलब नोवेशन, ठीक है। तो ये आप पर्टिकुलर इसका राइट आंसर बी बनेगा। और इससे मतलब ऐसा चीज़ डिफाइन नहीं है, बट इससे जो डील करता है, इसके इफेक्ट से डील करता है सेक्शन नंबर 62 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो आप एक बार उसे रेफर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। तो इसका जो एक्शनेबल क्लेम, ऑल मूवेबल प्रॉपर्टी, ग्रोइंग क्रॉप और ग्रास, मैंने आपको अभी पहले भी बताया था। एक्चुअली ये मिक्स क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सोगा के, यानी कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के। तो आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि गुड्स जो है आपके सोगा में डिफाइंड है, इसमें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। तो गुड्स क्या होते हैं ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। गुड्स में आपके सारे मूवेबल चीज़ें रखी गई हैं, पर उसमें दो चीज़ें एक्सक्लूड की गई हैं अंडर द डेफिनेशन, ठीक है। ये सेक्शन 2 में डिफाइंड है। सेक्शन 2 का सब क्लोज आई गेस सब क्लोज 7 है, एक बार आप रीचेक कर लेंगे। और उसमें लिखा है कि एक्शनेबल क्लेम और मनी गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आता। तो उसका रीज़न मैं आपको ऑलरेडी दे भी चुकी हूँ पहले वाले वीडियोस में। देखिए ये क्वेश्चन लास्ट ईयर ही बिहार के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए ला रही हूँ। इसका राइट आंसर है एक्शनेबल क्लेम, और अगर इसमें मनी भी दिया होता तो मनी भी इसका राइट आंसर हो जाता, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। ए है आपका कि कंडीशंस एंड वारंटीज आर स्टिपुलेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्वेश्चन में पूछा गया है नॉट करेक्ट, तो ध्यान से आप ऑप्शन को समझेंगे। बी है स्टिपुलेशन एज वारंटी मे नॉट बी ट्रीटेड एज कंडीशन। सी है कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज राइट थिंग कि कंडीशन जो है असेंशियल टर्म होती है। वारंटी इज अ स्टिपुलेशन कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये भी बिल्कुल सही बात है कि वारंटी जो है वो कोलैटरल टर्म होती है। अब आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट देखेंगे तो ये चीज़ें आपको ईजिली क्लियर हो जाएंगी। और ए ऑप्शन है कि कंडीशन और वारंटी दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की टर्म्स होती हैं। दिस इज ऑल्सो राइट। बात करते हैं बी ऑप्शन की, जिसमें लिखा है कि कंडीशन के टर्म को वारंटी की टर्म की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। पर ये जो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभी मतलब कंडीशन को, कुछ इम्प्लाइड कंडीशन होती हैं जिनको वारंटी की तरह ट्रीट कर लेते हैं। स्पेशली जब हम रेमेडी की बात करते हैं कि यानी कि कंडीशन या वारंटी अगर इनमें से किसी का ब्रीच होता है तो रेमेडियल केस में देखा जाता है कि क्या वो ऐसी कंडीशन थी जिसको बायर ने एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है, उसके ब्रीच को भी एक्सेप्ट कर लिया था, तो तब उन सिचुएशन में उसको वारंटी की तरह ट्रीट किया जा सकता है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now let's come on question number 9. A seller sells undergarments which causes skin disease to the buyer. What is the liability of the seller? Is he is liable for the breach of warranty, or he is liable for breach of condition? He is not liable, or the buyer should be careful. देखिए क्वेश्चन में सिंपली हमें समझ में आ रहा है कि क्योंकि बायर ने अंडरगारमेंट्स खरीदे और उसको उससे स्किन डिसीज़ हो गई, तो अब सेलर की क्या लाइबिलिटी बनती है ये हमें बताना है। देखिए अगर कोई भी गुड्स उस अपने पर्पस को फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एक असेंशियल कंडीशन को ब्रीच कर रहे हैं, तो यहाँ पर 9th क्वेश्चन का जो आंसर राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, दैट द सेलर विल बी लाइबल फॉर द ब्रीच ऑफ कंडीशन. I hope you got this explanation. Now let's come on the last question of this video. Which of the following is not an exception to the doctrine of nemo det quod non habet? ये QUOD आएगा, quod non habet. तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है। पहले नेमो डेट कोड नॉन हैबिट क्या होता है कि द पर्सन, इफ द पर्सन डू नॉट हैव द ओनरशिप ऑफ अ थिंग देन ही कैन नॉट मेक अ ट्रांसफ़र ऑफ इट, ठीक है। तो इसका एक्सेप्शन पूछा गया है, आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से रीड आउट करना है। तो आपको एक्सेप्शन बताना है कि पहले पढ़ते हैं हम ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है कि सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक ऐसा पर्सन है जिसको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर एक मतलब गुड्स उसके पास है, उसके पास पोजेशन है, वो उसको अगर सेल करता है तो ऑब्वियसली बात है उसके पास उसकी ओनरशिप नहीं है, क्योंकि वो उसके पास पोजेशन एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आया है। तो ये तो बिल्कुल वही बात हुई जो मैक्सिम का मीनिंग है। तो दिस कैन नॉट बी एन एक्सेप्शन टू दिस मैक्सिम। दूसरा है सेल बाय सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल, यानी कि
एक सेलर है, वो सेल होन अब उसने चीज़ को बेच दिया है पर फिर भी उस गुड्स का पोजेशन उसके पास है। हो सकता है उसने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल किसी को दे दिए हो बट पोजेशन उसी के पास हो। ऐसी चीज़ को अगर सेलर फिर से बेचता है तो वो भी मैक्सिम जो ये बोलती है कि आप नहीं ट्रांसफ़र कर सकते ऐसी चीज़ को जिसकी ओनरशिप नहीं है, तो दिस कैन नॉट बी एन एक्सेप्शन। ये तो मीनिंग ही है इस मैक्सिम का। इसीलिए ये वाला जो पॉइंट है बी वाला, ये भी आपका सेलर जो है यहाँ पर वो ओनरशिप उसके पास नहीं है, सिर्फ पोजेशन है और वो उस चीज़ को सेल आउट कर रहा है, तो दिस इज़ नॉट एन एक्सेप्शन। सी है कि सेल बाय बायर इन पोजेशन बिफोर सेल। बायर तभी मालिक बनता है किसी चीज़ का जब उसकी ओनरशिप उसके पास आ जाती है, गुड्स की ओनरशिप जब उसके पास आ जाती है। तो अब सेलिंग होने से पहले अगर केवल उसके पास पोजेशन है गुड्स का पर ओनरशिप नहीं है और वो तब ट्रांसफ़र कर देता है तो ये तब भी वो इस मैक्सिम का एक्सेप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है सेल बाय बायर इन पोजेशन आफ्टर सेल, यानी कि बायर तब एक चीज़ को बेच रहा है जब वो ऑलरेडी उसको खरीद चुका है, ठीक है। तो खरीदने के बाद उसके पास ओनरशिप आ गई, तो ओनरशिप आते ही उसके पास सारे राइट्स आ जाएंगे, एब्सोल्यूट राइट आ जाएंगे, तो वो उनको दोबारा से रीसेल कर सकता है, बेच सकता है। तो देयरफॉर दिस बिकम्स एन एक्सेप्शन टू द मैक्सिम गिवन इन द क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वाले एक्सेप्शन ये कैसे होगा ये समझ में आ गया होगा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द क्वेश्चन विद एंड द एक्सप्लेनेशन एज वेल। सो प्लीज़ स्टे ट्यून विद अस फॉर मोर वीडियोज़। हम बहुत सारी वीडियोज़ ऐसे और लेकर आने वाले हैं आपके लिए, तो आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।